हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 4 से टेस्ट सीरीज 5 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके जीएस का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो दोस्तों, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी जो है पुदुचेरी शहर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था, राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को इक्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ जो है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक जो है ऋषभदेव का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के दो प्रवर्तक का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन से प्रवर्तक हैं? तो ऋषभदेव और अरिष्ठेनेमी है। ठीक है, ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और अरिष्ठेनेमी जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद रखा था? तो दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के बाद अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को जो है बेलोर जेल में रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर ने किस नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो दोस्तों, बाबर ने तुलुगामा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजन कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है एनजी रंगा ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य चुनना है। कौन सा असत्य है? ठीक है, तो पहला दिया गया है, ए में दिया गया है कि अंबिका चरण मजमूदार ने इसका अध्यक्षता नहीं की थी। तो दोस्तों, पहले ही गलत है। ठीक है, 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, तो 47XXY कहलाती है। क्या कहलाती है? तो दोस्तों 47XXY जो है
क्लाइनफेल्टर संलक्षण कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है, ट्राइकोडर्मा विरिडी मृदा में पाए जाने वाले एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लौंग का तेल प्राप्त होता है। तो दोस्तों लौंग का तेल जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो साइजिजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तेल ग्रंथियाँ किसकी पत्तियों में पाई जाती है। तो दोस्तों तेल ग्रंथियाँ जो है रूटेसी की पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि जब HCl जी को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों जब HCl को जल से गुजारते हैं तो यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है। ठीक है, तो 3 इसका सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया केवल 3, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया। तो जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चीनी सामान जैसे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय आदि जो निर्यात किए गए थे, इसका भुगतान किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों चीनी सामान जैसे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय आदि जो है निर्यात किए गए थे, उसका भुगतान जो है चांदी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। तो किस वर्ष किया गया, तो 1949 में किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 38। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है। खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है, तो किस सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों ग्राम सरकार में जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल राज्य के संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की संचित निधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना। तो इसका उपरोक्त में सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो दोस्तों भारत के संविधान का भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 264 से 300 तक जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। तो दोस्तों जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नतम प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सभी प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर आपसे अधिकतम प्रतिरोध पूछा जाता तो सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है निम्नतम प्रतिरोध, तो सब समांतर क्रम में जोड़ेंगे और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इसी तरह से जितना प्रतिरोध जोड़ा जाएगा उतना तक जाएगा। तो 5 प्रतिरोध है तो 5 प्रतिरोध तक जाएगा। ठीक है, R5 तक। अब सभी का प्रतिरोध दिया गया 1/5। ठीक है, तो 1/5, तो 1/r का वैल्यू लिखेंगे 1/5, तो 5 1/1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर चल गया तो 5 हो जाएगा ऊपर। अब दोस्तों सभी का प्रतिरोध बराबर है तो 5 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, यानी 1/r = कितना हो जाएगा 25। तो r = कितना हो जाएगा 1/25, यानी 1/25 ओम इसका निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/25 ओम। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाता है तो दोस्तों श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था r = r1 + r2 + इसी तरह से जितना प्रतिरोध जोड़ा जाएगा उतना तक लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए परिक्षेपण के प्रकारों से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों कॉलम 1 में दिया गया है मक्खन, ए में दिया गया मक्खन। तो दोस्तों मक्खन जो है द्रव का ठोस में परिक्षेपण होता है। ठीक है, मक्खन जो है द्रव का ठोस में परिक्षेपण होता है और यह जो है जेल कोलाइड का है। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। पीयूष पत्थर जो है, तो पीयूष पत्थर जो है गैस का ठोस में परिक्षेपण होता है। ठीक है, गैस का ठोस में परिक्षेपण होता है, इसका 3 हो जाएगा। और यह दोस्तों ठोस फोम कोलाइड है। ठीक है, दूध जो है द्रव का द्रव में परिक्षेपण होता है। ठीक है, और यह जो है पायस कोलाइड का होता है। ठीक है, पेंट जो है ठोस का द्रव में परिक्षेपण होता है और यह जो है सॉल कोलाइड का होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समअवयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों एल्केन का यदि आपका समअवयवी की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका फॉर्मूला आता है 2n -4 + 1। अब n क्या लेंगे, तो n लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जितना कार्बन है उसका वैल्यू लेंगे n। तो n कितना हो जाएगा 6 होगा, यानी कार्बन 6 है तो 2/6 - 4 + 1 हो जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा +1, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, यानी 5 समअवयवी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न कथनों में कौन सत्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जो सत्य नहीं है। नायलॉन 66 एलास्टोमर का एक उदाहरण है, एक गलत है। ठीक है, नायलॉन 66 जो है सामान्यतः अणुओं से बनने वाला पहला संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, तो ये आंसर जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोजाइनिनोल और टर्फिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो क्लोरोजाइनिनोल तथा टर्फिनॉल का मिश्रण जो है प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी जो है BR मेहता को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन जो है पंचायत स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 के क से 243 के न तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम वायु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है। तो दोस्तों पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम वायु आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी की किस शब्द का घोतक है। तो दोस्तों आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो जी का क्या हो जाएगा, तो जी का ग्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार होरार डोमर मॉडल था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो कार्यकाल इसका 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को जो है दोस्तों 4 साल के लिए यानी 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। और अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो दोस्तों कौन सा जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार के राजकोषीय नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल का है और न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार का है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों कौन सा पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है। तो एमू जो पक्षी है उड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो दोस्तों मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो है एग्जोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो दोस्तों विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो पहला दिया गया है इसका नामकरण फंक ने किया। तो दोस्तों विटामिन का नामकरण फंक ने किया, ये सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये भी सही है। ये पाचन में सहायक होता है। दोस्तों ये विटामिन जो है पाचन में सहायक नहीं होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। तो दोस्तों भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों महासागर तल की स्थलकृति को महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं को प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्यूर्टो रिको खाई जो है प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो प्यूर्टो रिको खाई जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उकाई बांध जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सूरत और ताप्ती जिलों में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों मेटूर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान क्या है। तो दोस्तों गन्ना उत्पादन में ब्राजील जो है पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, और भारत दूसरे स्थान पर है और चीन जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। तो दोस्तों किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र जो है प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को मनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को लेखक जो है नंद किशोर आचार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि जब बस का एक ड्राइवर जो है अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गति का जड़त्व के कारण आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जो है कल्पना चावला थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रक्ताल्पा है एक। दोस्तों रक्ताल्पा है एक अल्पता रोग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि रक्ताल्पा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है। तो विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रुधिर संचरण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रक्त ए जो है ए और ए बी से प्राप्त कर सकता है, रक्त बी जो है बी और ए बी से प्राप्त कर सकता है, ए बी जो है सभी से प्राप्त कर सकता है, ओ जो है किसी को नहीं दे सकता है। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। रक्त ओ जो है सभी को दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों कौन सी नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों दिसंबर 2020 में जो है उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है। तो दोस्तों लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि जो है 250 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है। तो दोस्तों जापान के पास जो है सबसे अधिक AFC एशियाई कप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 4 जून 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो दोस्तों 4 जून 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ हरियाणा में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180वां है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों शीर्ष स्थान डेनमार्क रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि बेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों बेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम जो है R.K. नारायण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है यह कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो है आभासी और पार्श्विक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है। तो दोस्तों ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है रैखिक ग्राफ के रूप में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो दोस्तों आवर्त सारणी की अवधि 4 में जो है क्रिप्टन गैस को क्रिप्टन निष्क्रिय गैस को रखा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाली स्थान आँखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो दोस्तों सिलियरी बॉडी जो है आँखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।